हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे कंजस्टिव हार्ट फेलियर। लास्ट पार्ट में आपने देखा, हमने डिस्कस किया था कार्डियोग्लाइकोसाइड के बारे में कि कार्डियोग्लाइकोसाइड्स को जो है हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो अब और कौन से ड्रग्स हैं जो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के अलावा CHF में यूज़ किए जाते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन की कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता कैसे है, कौन कौन से रीज़न है जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर कॉज करवाते हैं और उसकी बेसिक सी पैथोजेनेसिस हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर की डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या बोलता है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है? व्हेन देयर इज insufficiency of heart to pump sufficient amount of blood to meet the body demand और टिश्यू डिमांड। आपका हार्ट जितने आपके टिश्यू की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लड को जो है वो पंप नहीं कर पा रहा है, हमारे टिश्यू की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इसके लिए रीजंस क्या हो सकते हैं? हार्ट फेलियर कैसे होता है, क्यों होता है? रीजंस हो सकते हैं या तो सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग हो या फिर डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग हो। ये दो रीजंस हो सकते हैं। अब सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग क्या होता है? सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग के केस में क्या होगा? जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स डायलेटेड रहेंगे बट दे आर अनेबल टू डेवलप सफिशिएंट वॉल टेंशन। वेंट्रिकल्स डायलेट है, फिलिंग हो रही है, बट उसमें सफिशिएंट जितना अमाउंट वॉल टेंशन चाहिए वो डेवलप नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लड का इजेक्शन होगा वो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होगा। देयर इज अ डिक्रीज इन इजेक्शन ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ब्लड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग की, इस केस में क्या है? जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल की वॉल तो थिक रहेगी, वॉल थिक है बट वेंट्रिकल प्रॉपरली रिलैक्स नहीं करेंगे। जब डायस्टोलिक कंडीशन होती है, डायस्टोल में क्या होता है? आपका वेंट्रिकल जो है वो एम्प्टी हो जाएंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, बट अगर डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग हुआ है उस केस में क्या होगा? जो डायस्टोल होगा वो प्रॉपरली नहीं होगा, जो वेंट्रिकल है वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकुलर फिलिंग है वो इम्पेयर हो जाएगी और अल्टीमेटली जो आउटपुट रहेगा वो डिक्रीज रहेगा। अब देखो, ब्लड आया, ब्लड वेंट्रिकल में फिल हुआ, फिल होने के बाद वहां से इजेक्ट आउट हो गया। अब यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि वॉल जो है वो थिक ही रहेगी बट वेंट्रिकल प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो रहे हैं। मींस जितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल में फिल होना चाहिए था उससे पहले ही वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर जाएंगे और जो ब्लड है वो बाहर को इजेक्ट कर देंगे। अब अगर वो कंट्रैक्शन फास्ट रहेगी तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो फिल नहीं हो पाएगा वेंट्रिकल में। जब उतना ब्लड फिल नहीं होगा तो वो टिश्यू की डिमांड को भी पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिलिंग प्रॉपरली हो नहीं रही है, उससे पहले ही ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से इजेक्ट आउट हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? आउटपुट भी जो है वो डिक्रीज रहेगा। सो दिस इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो कैसे रहा है, क्या रीज़न हो सकता है। हमने कल जब लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कार्डियोग्लाइकोसाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो हमने बोला था कि सोडियम जो है इंट्रासेल्युलरली एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कैल्शियम का रिलीज होता है एंड वो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को अल्टीमेटली इंक्रीज करता है। अब क्या हो सकता है कि अगर कंजस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है तो वहाँ क्या हुआ हो सकता है? जो आपका सोडियम है, सोडियम का जो लेवल है इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन में वो डिक्रीज हुआ होगा। सोडियम का लेवल डिक्रीज होगा तो वो क्या करेगा? जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलर है उसको एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलर जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर एक्टिवेट नहीं हुआ है तो कैल्शियम का रिलीज नहीं होगा। कैल्शियम का रिलीज नहीं होगा तो वो क्या करेगा? जो मायोकार्डियल सिस्टोल है, कंट्रैक्शन होनी थी वो होगी नहीं। कंट्रैक्शन नहीं होगी तो क्या होगा? जो वेंट्रिकल्स है उनमें ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और वो वेंट्रिकुलर डिस्टेंशन कॉज करेंगे, जिसकी वजह से हार्ट पे वर्कलोड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट पे वर्कलोड इंक्रीज होगा तो हार्ट जो है वो अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, हार्ट फेल टू वर्क प्रॉपरली, दिस विल लीड टू कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ये थोड़ा सा बेसिक सा मैकेनिज्म है, डिटेल्ड पैथोजेनेसिस आपने इसकी पढ़ी होगी और फिर से एक बार देख लेना कि क्या पैथोजेनेसिस है आपकी
आपका कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कौन कौन से रीजंस जो है वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर कॉज करते हैं और उसका क्या मैकेनिज्म है। जब वो आप डिटेल में पढ़ोगे तो आप और ज़्यादा जो भी ड्रग्स का एक्शन है वो समझ पाओगे। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में जो भी ड्रग्स यूज होंगे उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा वो कैसे समझ आएगा, जब आपको पैथोजेनेसिस जो है वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर की पता होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट फॉर कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ट्रीटमेंट के लिए जो हम ड्रग्स यूज करेंगे, जो हम थेरेपी यूज करेंगे, उसका गोल क्या होना चाहिए थेरेपी का। सबसे पहले तो रिलीफ ऑफ कंजस्टिव एंड लो आउटपुट सिम्टम्स प्लस रिस्टोरेशन ऑफ कार्डियक परफॉर्मेंसेस। जो कार्डियक परफॉर्मेंस डिक्रीज हुई है उसको रिस्टोर करे और जो कंजस्टिव और लो आउटपुट के सिम्टम्स हैं उनसे रिलीफ मिले, ये होना चाहिए। तो इसके लिए हम कौन से ड्रग्स यूज करते हैं, आइनोट्रोपिक ड्रग्स। आइनोट्रोपिक ड्रग्स में आएंगे आपके डिगॉक्सिन, डोब्यूटामाइन, डोपामाइन, एम्ब्रिनोन, मिलरिनोन। नेक्स्ट है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स में जो ड्रग्स यूज करेंगे दे आर फ्यूरोसामाइड, थायराइड्स। देन आते हैं रास इनहिबिटर्स। रास इनहिबिटर्स में यूज करते हैं एआरबीज और एस इनहिबिटर्स। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में आएंगे मेटोप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, कार्बिडायोल और नेबिवोलोल। देन आते हैं आपके वेसोडाइलेटर्स। वेसोडाइलेटर में जो ड्रग्स यूज होती है वो है हाइड्रोलाजिन, नाइट्रेट्स एंड नाइट्रोक्लोसाइड्स। ये ड्रग्स आपको याद करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा सिंपल तरीका बताऊंगी कि कैसे इन ड्रग्स को लर्न करना है, वो आपको एक अलग से शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। सेकेंड जो हमारी थेरेपी का गोल होगा दैट इज अरेस्ट और रिवर्सल ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन एंड प्रोलॉन्गेशन ऑफ सर्वाइवल। इसमें जो ड्रग्स यूज की जाती है दे आर एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। ड्रग की एग्जांपल मैंने पहले वाले में दे दी है, वही ड्रग्स इसमें आएगी। सेकेंड कैटेगरी इज एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट। इसमें जो ड्रग यूज होती है दैट इज स्पाइरोलेक्टोन एंड एक्टिलिरिनोन। ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करेंगे, जो डिजीज का प्रोग्रेशन है उसको डिक्रीज कर देंगे और सर्वाइवल को प्रोलॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग्स यूज्ड इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर, उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंडीशन लाइक प्रेशर ओवरलोड है, वॉल्यूम ओवरलोड है, लॉस ऑफ कार्डियक मसल एक्टिविटी, देयर इज इम्पेयर्ड इन कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी और देयर इज रेस्ट्रिक्शन इन कार्डियक फिलिंग, ये सारे कंडीशन अगर है ये क्या करेंगे, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाएंगे। जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा। ये एक्टिवेट क्यों होगा, ये इन सारे कंडीशन को कोप अप करने की कोशिश करेगा कि अपने आप ही जो हमारी बॉडी की मशीनरी है वो क्या सोचेगी कि जो ये चीजें हो रही है इनको जो है वो ठीक कर ले अपने आप। हमारी बॉडी की मशीनरी विदाउट ड्रग सोचेगी कि अगर ये चीजें हुई है तो इनसे हम कैसे ओवरकम करेंगे इनको। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, वो क्या करेगा, पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा जिसकी वजह से टैकीकार्डिया भी होगा। टैकीकार्डिया होगा तो जो हार्ट के सेल्स है वहां पे हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। हाइपरट्रॉफी होगी, सेल का साइज बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, कार्डियक डायलेशन करवाएगा। डायलेशन हो गया तो जो ब्लड है वहाँ, जो आपका ब्लड है वो प्रॉपरली इंजेक्ट नहीं हो रहा है, वैसे ही कार्डियक आउटपुट जो है वो और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे डायलेशन होती रहेगी कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता रहेगा। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ तो रीनल ब्लड फ्लो भी डिक्रीज होगा। रीनल ब्लड फ्लो जब डिक्रीज होगा हमारे किडनी सेंस करेंगे कि भाई ब्लड फ्लो नहीं आ रहा है प्रॉपरली, तो वो क्या करेंगे, रास सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे। रास सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो सबसे पहले एक्टिवेट करेगा एंजियोटेंसिन 2 को। एंजियोटेंसिन 2 क्या काम रहेगा, एंजियोटेंसिन 2 जैसे ही एक्टिवेट होता है पहले तो वो वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा और सेकेंड की क्या होगा, साथ के साथ एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को भी इंक्रीज करेगा। वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो मींस आफ्टर लोड इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर लोड इंक्रीज हुआ, उसमें क्या करना है, जो वेंट्रिक्यूलर वॉल है उस पे स्ट्रेस को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। सेकेंडली हमने बोला जब रास सिस्टम एक्टिवेट होता है, रास सिस्टम क्या करेगा, आपका एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को भी इंक्रीज कर देगा। एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन इंक्रीज होगी तो वो सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवाएगा। जितना ज्यादा सोडियम और वाटर रिटेन करेंगे, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा और मींस वो प्रीलोड
लोड को भी इंक्रीज करेंगे। प्री लोड और आफ्टर लोड इंक्रीज हो रहा है तो वो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, जो वेंट्रिकुलर वॉल है उस पे स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे। और ये स्ट्रेस इंक्रीज हुआ, ये क्या सिग्नल भेजेगा फिर से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कि एक्टिवेट हो जाओ। जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो फिर से ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा और ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा। अब जो हमने ड्रग्स पढ़े, सबसे पहले हमने पढ़े थे कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड दिए जाते हैं, आइनोट्रोपिक ड्रग्स दिए जाते हैं। उनका क्या काम रहेगा, आइनोट्रोपिक ड्रग्स जो है वो आपके फोर्स ऑफ मसल कंट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ लिया है। अब बात करें अगर बीटा ब्लॉकर्स की, बीटा ब्लॉकर्स मैंने बोला बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, जो सिंपैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन हुआ है उसको काउंटर करेंगे। मतलब जो ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ है इसको जो है वो थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं बीटा ब्लॉकर्स। फिर हमने बोला कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर में रास इनहिबिटर्स यूज होते हैं। रास इनहिबिटर्स क्या करेंगे, जो ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है इस सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे। मतलब जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है ये ब्लॉक हो जाएगा, प्रीलोड और आफ्टर लोड जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो ये हेल्प करेगा आपका कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। नेक्स्ट हमने ड्रग पढ़े थे एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट। एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट क्या करेंगे, जब रास सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा। तो जो एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट है वो इस एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन को इनहिबिट कर देंगे। एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन इनहिबिट होगी तो ये जो रिटेंशन हो रहा है सोडियम और वाटर का वो नहीं होगा। एडिमा हो जाता है CHF के केस में तो वो चीजें नहीं होगी, क्योंकि ये जो ड्रग्स है ये सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देंगे, उसको रिटेन नहीं होने देंगे। फिर हमने पढ़े वेसोडायलेटर्स। वेसोडायलेटर्स क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। तो ये ड्रग्स क्या करेगी, प्रीलोड और आफ्टर लोड जो इंक्रीज हुआ है इसको डिक्रीज करेगी। तो ये जो ड्रग्स है ये यूज होते हैं आपके कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। इस एक डायग्राम में जो ये ड्रग्स है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखो कभी हम क्या करते हैं, हम दिखाते हैं कि वेसोडायलेटर है वो आफ्टर लोड को क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। तो ये साइन बहुत जरूरी है, अगर ये साइन नहीं लगा तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि वेसोडायलेटर इसको इंक्रीज कर रहा है। ये साइन लगाना जरूरी है। ये साइन क्या दर्शाता है, आपका इनहिबिशन का साइन है कि ये जो ड्रग्स है ये इनहिबिट कर रही है किसको, इसको। एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट क्या कर रहे हैं, आपका एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहे हैं। तो ये इनहिबिशन का साइन दिखाना जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर, रास इनहिबिटर, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट एंड वेसोडायलेटर्स। एक हमने टर्म यूज किया है प्रीलोड। प्रीलोड का क्या मतलब होता है, आपके जो हार्ट के वेंट्रिकल है जब वो फिल होते हैं बिफोर कंट्रैक्शन, मतलब अभी कंट्रैक्ट नहीं हुआ है, कंट्रैक्ट होने से पहले हार्ट के वेंट्रिकल कितने फिल हुए हैं, दैट इज प्रीलोड। या फिर हम प्रीलोड को क्या बोल सकते हैं, फिलिंग लोड और वॉल्यूम, मतलब कितना वॉल्यूम जो है वो फिल हुआ है, दैट इज योर प्रीलोड। नेक्स्ट टर्म है आफ्टर लोड। आफ्टर लोड क्या होता है, जब आपके वेंट्रिकल फिल हो गए हैं उसके बाद वेंट्रिकल से वो ब्लड इजेक्ट आउट होगा तो हमारे हार्ट को कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा उस ब्लड को हार्ट से बाहर को पंप आउट करने के लिए, दैट इज योर आफ्टर लोड। या फिर हम इसको बोलते हैं प्रेशर लोड और रेजिस्टेंस। So this is your preload and afterload. So this is all about the congestive heart failure, drugs used for the treatment of CHF.